नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात है 1944 की। नाजी जर्मनी पोलैंड पर कब्जा कर चुकी है और सोवियत संघ के साथ लड़ाई चल रही है। 6 सितंबर 1944 की सुबह एक रोज आसमान में 3 धारियां दिखाई देती हैं। ये तीनों धारियां बैलिस्टिक मिसाइल से निकलने वाले धुएं से बनने वाली लकीरें थी। ये मिसाइलें किसने लॉन्च की थी और ये कहां पर गिरने वाली थी, और क्या था हिटलर का वो घातक हथियार जिसके एक ही वार ने मित्र देशों के खेमे में खलबली मचा दी थी, जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, 1 सितंबर 1939 ये वो तारीख है जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके दूसरे विश्व युद्ध का आगाज कर दिया था। और फिर इस तारीख के 2 दिन बाद यानी 3 सितंबर 1939 को पूरी दुनिया इस युद्ध में कूद चुकी थी। और देखते ही देखते पूरी दुनिया में ही नए और घातक हथियारों की मांग और इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया था। इस पूरे युद्ध में पूरी दुनिया 2 धड़ों में बंट चुकी थी, जिसके एक धड़े में मित्र देश और दूसरे धड़े में जर्मनी और उसके समर्थक देश थे। इन देशों में नाजी जर्मनी के साथ फासीवादी इटली और इंपीरियल जापान जैसी शक्तियां शामिल थी, और वहीं इसके विपरीत मित्र देशों के धड़े में अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश शामिल थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच 23 अगस्त 1939 को एक नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन हुआ था, जिसे उस समय के जर्मन विदेश मंत्री रिबेनट्रॉप और सोवियत संघ के विदेश मंत्री मोल्टोव ने साइन किया था। इसलिए इस पैक्ट को मोल्टोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट कहा जाता है। इस पैक्ट के अनुसार अगर कभी युद्ध होता है तो जर्मनी और सोवियत यूनियन एक दूसरे के दोस्त बने रहेंगे और एक दूसरे पर कभी आक्रमण नहीं करेंगे। इसके साथ ही इस पैक्ट के साथ नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन ने यह भी तय किया था कि जर्मनी और सोवियत यूनियन यूरोप के जितने भी देशों को जीत लेगा उसका बंटवारा आधा आधा होगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये पैक्ट अपने साइन होने के 2 साल के भीतर ही टूट गया, और इन सब का हमारी आज की वीडियो से क्या लेना देना है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा और आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, हिटलर के कहने पर सोवियत संघ ने नाजी जर्मनी के साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट को साइन तो कर लिया था, लेकिन हिटलर हमेशा से ही सोवियत संघ के जैसा एक कम्युनिस्ट देश बनाना चाहता था। और इस पैक्ट को साइन करते समय भी हिटलर अपने देश को सोवियत संघ से भी बड़ा कम्युनिस्ट देश बनाना चाहता था। और जब आखिर में हिटलर ने पोलैंड को जीत लिया और फ्रांस में उसकी सेनाएं काफ़ी आगे बढ़ने लगी, तो हिटलर को ये भी लगने लगा कि अब सोवियत संघ को भी जीतना आसान होगा। और इसी ख्वाहिश के साथ हिटलर ने 22 जून 1941 को सोवियत संघ पर भी आक्रमण कर दिया, और यही हिटलर की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। दरअसल नाजी जर्मनी और सोवियत संघ के बीच नॉन एग्रेशन पैक्ट के साइन होने के बाद सोवियत संघ के लीडर स्टालिन को यह विश्वास था कि हिटलर पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने यूरोप से लगती हुई अपनी सीमा पर चौकियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ा दी थी, और हिटलर के स्पाई एजेंट्स को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, जिस वजह से जब हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया तो उसे मुंह की खानी पड़ी। और इसी हार से खींचकर हिटलर ने अपने इंजीनियर्स को दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाने का आदेश दिया था, जो इतनी विशाल थी कि जिसको एक बार चलाने के लिए 500 सैनिकों की जरूरत पड़ती थी। इस तोप के ऊपर हमने पहले से ही एक डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब वापस लौटते हैं अपनी वीडियो पर। अब जब सोवियत संघ की सेना ने हिटलर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया तो अपनी इस हार से हिटलर पूरी तरह से खींच गया था, और उधर ब्रिटेन की फोर्सेस भी उसके सामने कड़ी चुनौतियां पेश कर रही थी। इसी सबसे परेशान होकर हिटलर ने अपनी सेना को एक ऐसे हथियार को बनाने के लिए कहा जिसके बारे में दुश्मन की सेना कभी सोच भी नहीं सकती थी। और यहीं पर हमारी आज की वीडियो में एंट्री होती है इस आदमी की। इनका नाम वर्नर वॉन ब्रॉन था। ब्रॉन एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो कि हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के काफी बड़े समर्थक भी थे। ब्रॉन उन गिने चुने लोगों में से थे जो नाजी सेना के लिए एक ऐसा हथियार बनाने की कोशिश में थे जो एक ही झटके में पूरे युद्ध का रुख पलट कर रख दे। और इसी कोशिश के तहत उन्होंने 1930 में बर्लिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और वहीं से लिक्विड फ्यूल मोटर पर काम शुरू कर दिया, और 1932 में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और अपने प्रोजेक्ट पर काम करते रहे।
और फिर यहाँ से ब्रॉन ने रॉकेट टेक्नोलॉजी पर कैप्टन वॉल्टर रॉबर्ट रॉनबर्जर के अंडर काम करना शुरू कर दिया। और उन दिनों रॉकेट टेक्नोलॉजी और इंटरप्लैनेटेरियन मिशन सभी को बकवास और बेकार की बातें लगती थी। इसी वजह से ब्रॉन के रॉकेट बनाने के मिशन को सभी ने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि ब्रॉन के प्रोजेक्ट के लिए फंड की कमी होने लगी। इसी बीच ब्रॉन ने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर ली। और फिर 1934 के दिसंबर में जर्मनी में रिजिंग चेंज हो जाती है और हिटलर को जर्मनी का नया चांसलर चुन लिया जाता है। और उस समय तक जर्मनी में कोई भी रॉकेट सोसाइटी नहीं थी और रॉकेट के क्षेत्र में जो भी काम होता था वो सब जर्मन सेना के अंडर ही होता था। और ब्रॉन की रॉकेट बनाने की इस भूख ने उन्हें नाजी जर्मनी के आर्टिलरी डिपार्टमेंट में लाकर खड़ा कर दिया। जर्मन सेना में शामिल होने से पहले ही ब्रॉन और उनकी टीम ने 2 रॉकेट का सफल परीक्षण कर लिया था, जो कि टेक ऑफ के बाद 2.5 किलोमीटर तक ऊपर दी गए थे। और ब्रॉन की इसी उपलब्धि ने उन्हें जर्मन सेना के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर बना दिया था। ब्रॉन का रॉकेट प्रोजेक्ट धीरे धीरे आगे तो बढ़ रहा था और हिटलर को उनके इस प्रोजेक्ट के बारे में पता भी चल गया था, लेकिन उनकी ये पॉपुलैरिटी हिटलर का ध्यान उनके प्रोजेक्ट पर उतनी अच्छी तरह से खींच नहीं पा रही थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के शुरुआती दिनों में जर्मन सेना को लगातार कामयाबी मिल रही थी। इसलिए हिटलर ने अपना ज्यादा ध्यान पारंपरिक हथियारों पर लगाना शुरू कर दिया था और इसी बीच ब्रॉन को नाकामयाबी का भी सामना करना पड़ा था। दरअसल इस V2 रॉकेट को बनाने से पहले ब्रॉन एक A1 नाम के रॉकेट पर काम कर रहे थे, लेकिन इन रॉकेट्स को डेवलप कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। और लगातार मिल रही नाकामयाबी के बीच जब एक और फील्ड टेस्ट हुआ तो ब्रॉन ने कहा था कि इसे बनाने में आधा साल लग गया, लेकिन इसे डिस्ट्रॉय होने में आधा सेकंड भी नहीं लगा। लेकिन ब्रॉन फिर भी अपने मिशन से बिल्कुल भी नहीं भटकते और लगातार रॉकेट के डेवलपमेंट पे काम करते रहते हैं। अब दोस्तों अपनी कहानी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सीधा 1941 में चलते हैं, जब जर्मन सेना ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया था और सोवियत सेना ने जर्मन सेना को कड़ी टक्कर देते हुए पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। और इधर ब्रिटेन भी नाजी जर्मनी को काफी कड़ी टक्कर दे रहा था। अब हिटलर को ऐसे हथियार की जरूरत थी जो एक ही झटके में हिटलर के हाथ से निकल रही बाजी को पलट दे। और ऐसे में हिटलर ने ब्रॉन को इन रॉकेट्स को जल्द से जल्द तैयार करने का आदेश दिया। हिटलर के आदेश के बाद ब्रॉन को फंडिंग भी मिलने लगी और काम करने के लिए लेबर भी मिल गए। जहां मैं आपको ये भी बता दूं कि ये लेबर जर्मनी में रहने वाले यहूदी लोग थे, जिनको हिटलर ने जबरदस्ती पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल रखा था। और ये भी रिपोर्टेड है कि इस रॉकेट को बनाने और इसकी टेस्टिंग के फेज में 20,000 लोगों की मौत हुई थी। और आखिरकार 3 अक्टूबर 1944 को इस रॉकेट का पहला सफलतापूर्वक टेस्ट किया जाता है और फिर इसके मॉडल में और ज़्यादा सुधार करके इस रॉकेट को मोबाइल लॉन्च बैटरी से लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। और फिर 6 सितंबर 1944 को इन रॉकेट्स ने पहली बार पेरिस पर हमला करने के लिए उड़ान भरी और इसके 2 दिन बाद ही यानी 8 सितंबर 1944 को 1100 से ज़्यादा रॉकेट लंदन की ओर फायर किए जाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ रॉकेट अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही गिरकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो भी बचे हुए रॉकेट लंदन पर गिरे उन्होंने पूरे लंदन पर मौत का भयानक कहर बरपाया। ऐसा बताया जाता है कि इन V2 रॉकेट के लंदन और पूरे ब्रिटेन पर गिरने की वजह से ब्रिटेन में 2724 लोगों की जान गई थी और पूरे यूरोप में इन रॉकेट के हमलों में 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। दोस्तों अब अगर बात करें इस रॉकेट की स्पेसिफिकेशन की तो इस रॉकेट का नाम V2 यानी वेंजेंस 2 रखा गया था। अगर इसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है प्रतिशोध। नाजी जर्मनी के सैनिकों ने इस रॉकेट का ये नाम दुश्मन देश के लोगों को डराने के लिए रखा था, ताकि उनके अंदर हिटलर के इन हथियारों का खौफ पैदा हो जाए। दोस्तों अब अगर बात करें इस V2 रॉकेट की लंबाई की तो इस V2 रॉकेट की लंबाई यानी लगभग 47 फीट होती थी और लॉन्चिंग के समय पूरे पेलोड के साथ इस रॉकेट का वजन करीब 12,700 किलोग्राम से लेकर 13,200 किलोग्राम तक होता था, जिसमें पेलोड या कहीं वॉरहेड का वजन 725 किलोग्राम होता था। इस V2 रॉकेट में प्रोपेलेंट के तौर पर एथेनॉल, जो कि अल्कोहल का ही कंपाउंड है, के साथ लिक्विड ऑक्सीजन को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता था, जो इस रॉकेट को लगभग 60,000 पाउंड यानी करीब 266 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देता था। इस रॉकेट की रेंज 320 किलोमीटर थी और ये ज़मीन से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर उड़ान भरता था, जिस वजह से दुश्मनों के लिए इसे आते हुए देख पाना नामुमकिन होता था। दोस्तों इस रॉकेट को दुनिया की पहली बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है और ये धरती से अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला मैन-मेड रॉकेट था, जो 20 जून 1944 को धरती से 175 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। इस दूरी का अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हो कि हमारी धरती से लॉन्च की जाने वाली ज़्यादातर सैटेलाइट्स 160 से 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई की रेडियस में ही प्रक्षेपित की जाती हैं।
दोस्तों इस रॉकेट को बैलिस्टिक मिसाइल भी बोला जाता है, क्योंकि ये रॉकेट लॉन्च के बाद आकाश में काफी ऊपर तक जाते थे और फिर इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम के जरिए ये रॉकेट अपने टारगेट पर गिरते थे। इन V2 रॉकेट में एक जायरोस्कोप लगा होता था जो इस रॉकेट के रडर को कंट्रोल करता था, जिससे ये रॉकेट आकाश से नीचे आते हुए सीधे अपने टारगेट के ऊपर ही गिरते थे। दोस्तों जब ये रॉकेट आकाश से नीचे गिरते थे तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी स्पीड 5 मैक तक चली जाती थी, जिस वजह से इन्हें दुनिया की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहा जाता है। और इनके गिरने का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता था कि जब 8 सितंबर 1944 को एक रॉकेट जो कि लंदन के लिए फायर किया गया था, जहां पर ये रॉकेट गिरा वहां 10 मीटर यानी लगभग 32 फीट गहरा गड्ढा हो गया और इस हमले में 3 लोगों की जान गई और 22 लोग घायल हुए थे। दोस्तों अब तक तो आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आ ही रहा होगा कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हार गया और फिर आगे चलकर इन रॉकेट्स और इन्हें बनाने वाले वैज्ञानिक वर्नर ब्रॉन का क्या हुआ। दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी के हारने के बहुत से कारण थे, लेकिन अगर बात इन रॉकेट्स के संदर्भ में कहें तो जर्मनी के लिए रॉकेट इसलिए फेलियर साबित हुए क्योंकि उस समय ये रॉकेट टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी थी और जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई जाती है तो उसे डेवलप होने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय चाहिए होता है। और विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि अगर हिटलर युद्ध की शुरुआत से ही इस रॉकेट को डेवलप करने पर ध्यान देता तो शायद ये रॉकेट उसको पूरे यूरोप समेत अमेरिका और बाकी देशों को भी जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते थे। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि युद्ध खत्म होने के बाद इन रॉकेट्स को बनाने वाले वैज्ञानिकों का क्या हुआ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में शक्ति के 2 केंद्र उभर कर सामने आए। पहला अमेरिका था और दूसरा था सोवियत संघ। और जर्मनी के इन होनहार वैज्ञानिकों और एडवांस टेक्नोलॉजी को हथियाने के लिए इन दोनों ही देशों के बीच युद्ध के बाद खींचातानी शुरू हो गई थी और वर्नर ब्रॉन को दोनों में से किसी एक देश को चुनना था। और ब्रॉन के सामने 3 विकल्प थे, या तो अमेरिका को चुनते या सोवियत संघ को या फिर जेल में जाते। और ब्रॉन ने अमेरिका को चुना और ब्रॉन जैसे होनहार वैज्ञानिकों की वजह से ही अमेरिका रॉकेट और मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हो गया। हालांकि ब्रॉन ने अमेरिका को चुना था, लेकिन सोवियत संघ ने भी ब्रॉन के रॉकेट्स और उनके मॉडल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके बैलिस्टिक मिसाइल, रॉकेट और स्पेस रॉकेट का निर्माण किया और डिफेंस के क्षेत्र में एक एडवांस देश बनकर उभरा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर के द्वारा बनवाई गई सबसे बड़ी तोप के बारे में जानना चाहते हैं, जिसे एक बार फायर करने के लिए 500 सैनिकों की ज़रूरत पड़ती थी, तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।